हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कोरोना डिस्चार्ज। देखिए, चार्ज लीक्स फ्रॉम corners of a metal. कॉर्नर्स, शार्प एजेस, इसी को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। कोरोना डिस्चार्ज काइंड ऑफ अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसे डिराइव किया जा सकता है। आइए, सबसे पहले याद कीजिए, हमारे पास लेट जस्ट से ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सरफेस पे सिग्मा की टर्म्स में? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल कितना होगा? शाबाश। तो इस पे ये हमारे पास डेटा होगा। ठीक, अब मान लो ये पहले न्यूट्रल था और मैंने इसे क्यू चार्ज दे दिया, क्या होगा? चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है? किसी एक पॉइंट पे ज्यादा, एक पॉइंट पे कम क्यों नहीं जा रहा? चार्जेस मूव कर सकते हैं, पॉइंट सही है, लेकिन स्फीयर के केस में ऐसा होता है, एक मेटल पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे हाई पोटेंशियल है, किसी पे लो है, तो क्या होगा? चार्ज मूव कर जाएगा। आप एक चीज देखिए, पोटेंशियल ऑन अ मेटल हैज टू बी कांस्टेंट। ठीक, एक मेटल पे पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। सो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जहां रेडियस कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा, लेकिन स्फीयर पे तो हर जगह क्या होता है? रेडियस सेम होता है। तो रेडियस सेम है तो हर पॉइंट को चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा। सो यहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। व्हाट इफ इसके एक पार्ट को पकड़ के इसे थोड़ा सा खींच के पैना बना दे? लेट जस्ट से आपने क्या किया, एक ऐसा मेटल ले लिया। नाउ दिस इज अ मेटल, अगेन कंडक्टर है ये, एक मेटल हो गया। अब मैंने इसको चार्ज दिया क्यों? पहले ये न्यूट्रल था, अब चार्ज क्यों? क्या इसके हर पार्ट पे इक्वल चार्ज जाएगा? नहीं। तो एक मेटल पे हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए, तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का कांस्टेंट ही होगा। सो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। रेडियस सबसे कम किस पॉइंट का है? आई होप आपको याद हो, कॉर्नर्स का रेडियस 0 होता है। तो ये शार्प एज है, इसका रेडियस 0 होगा। ठीक है, तो इसका रेडियस नियरली 0, तो यहां सिग्मा कितना होगा? नियरली इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, बताइए समझ। अब very high potential difference across wood current flow. High potential difference across wood current flow. वुड क्या है? कंडक्टर, इंसुलेटर? ठीक है, आप देखिए, मैंने दो टर्मिनल्स लिए काफी हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे और इन्हें कनेक्ट कर दिया। ये जो आपको आग दिख रही है, दिस इज काइंड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो आप देख सकते हैं यहां पे
ठीक है, वुड में से मैंने करंट पास करवा दिया, जबकि वुड क्या है, इंसुलेटर है। वुड से बेटर इंसुलेटर हमारे पास क्या है, एयर। एयर बेस्ट इंसुलेटर है, ठीक है। एयर से भी बेटर हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बिजली गिरती है तो एयर के थ्रू गिरती है। तो लाइटनिंग क्या कर देती है, एयर को कंडक्टर बना देती है। तो यहाँ पे पॉइंट किस चीज का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है, कितना ज्यादा है। तो आइए देखिए, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये आपको डेटा याद होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ये हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसका मतलब है अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू से ज्यादा कर दी तो हवा में आयंस बन जाएंगे, हवा आयनाइज हो जाएगी, हवा में करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। गायब नहीं हुआ, फ्लो इजी हो गया। अब वो जो शॉर्टेस्ट पाथ बना हुआ है, सारा करंट उसी डायरेक्शन से आ रहा है। पहले करंट रास्ता ढूंढ रहा था, ठीक, करंट जीरो नहीं हुआ उस केस में, बस वुड ने बंद करना बंद कर दिया था। सो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा कर दी तो एयर की स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी, हवा में करंट आ जाएगा। हाँ भाई, ये हमारे पास क्या है, एक मेटल है, मैंने इस मेटल को चार्ज दिया, चार्ज मेटल पे आएगा, सबसे ज्यादा कहाँ होगा, कॉर्नर पे। तो मैक्सिमम चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, सारे का सारा यहाँ बहुत ज्यादा चार्ज होगा। इसके आसपास एयर है, तो बताओ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे एयर आयनाइज हो जाती है और हमारे पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होगा, यहाँ ये एयर को आयनाइज कर देगा, हवा आयनाइज हो गई, हवा में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, हवा में अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इस पॉजिटिव को आके टकरा के न्यूट्रल बना देगा, तो इस पॉजिटिव की अमाउंट कम होने लग जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, कॉर्नर से डिस्चार्ज। सो कोरोना, एनीवन, द वर्ड कोरोना मींस क्राउन शेप, ठीक है, क्राउन शेप, कॉर्नर शेप। तो चार्ज जो होता है, चार्ज जो है वो कॉर्नर से लीक होता है, दिस इज कोरोना डिस्चार्ज, याद रह जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली सिलेबस में नहीं है, तुम्हें ये नाम नहीं मिलेगा, लेकिन ये काम मिल सकता है। बोलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थिंग। अर्थिंग का दूसरा नाम ग्राउंडिंग, ठीक। किसी सर्किट में आपको ऐसा कोई सिंबल मिले, काइंड ऑफ वाईफाई टाइप का, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ अर्थिंग। ये अर्थिंग का प्रॉपर सिंबल होता है, ठीक। जैसे मैक्सिमम स्विचेस में हमें पता है दो वायर होते हैं, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर। तो अगर मुझे कोई चीज ऑन करनी है तो दो तार ही चाहिए, एक इसमें एक इसमें, ठीक है। जो तीसरी तार होती है वो इसमें जानी चाहिए। अब सोच समझ के बताइए, क्या मोबाइल चार्जर में उसके प्लग में 2 पिन 3 पिन, कितनी पिन देखी आपने, 2 पिन, 3 नहीं होती जनरली, आगे आगे आने लग सकती है। अगर कोई मोबाइल मेटल का बना हुआ है, उसकी मेटलिक बॉडी है, तो उसके चार्जर में 3 पिन होना जरूरी हो जाता है, ठीक। जितने भी हैवी इंस्ट्रूमेंट हैं मेटेलिक बॉडी वाले, उन सब में 3 पिन होना जरूरी है। जैसे फ्रिज देख लो, फ्रिज की सारी बॉडी मेटल की होती है। गीजर हो गया, गीजर की आउटर बॉडी हो सकता है थोड़ा बहुत प्लास्टिक लगा हो, लेकिन अंदर मेटल है, ठीक। गीजर पानी के साथ काम करता है, अगर गीजर में करंट लीक हो गया तो वो पानी के थ्रू आपको ही लगेगा, तो उसमें ग्राउंडिंग जरूरी है। इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो हो गई, उसमें भी 3 होते हैं, क्योंकि इसके नीचे वाला पार्ट मेटल हो गया। और कुछ, लैपटॉप, ऑफ कोर्स लैपटॉप मेरे कई करंट मार चुके हैं,
पुराने लैपटॉप करंट मार देते हैं, उनके साइड में थोड़ा बहुत मेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, जैसे आरओ हो गया, आरओ में मैंने नहीं देखा, आरओ मेरे पास जो है उसमें 2 पिन है, बालक वो डिपेंड कर रहा है आरओ कौन सा, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मेरे आरओ में 2 पिन वाला ही है, एक माइक्रोवेव में जरूरी है, मेटलिक बॉडी है पीछे से। तो आप देखेंगे हैवी इंस्ट्रूमेंट्स में या मेटलिक पार्ट में होना जरूरी है। चलो इसे समझाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लेट जैसे क्या है, ये एक आयरन मशीन है, आप इससे थोड़ा देख लेना, ठीक। काम चलाओ सी हमारे पास ये एक प्रेस है। तो इस प्रेस में ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मेटलिक पार्ट है। अब मान लो आपके पास क्या हो गया, यहाँ घर में एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो पिंस तो वैसे मल्टीपल होती हैं, लेकिन हमें इनसे काम चल जाएगा हमारा इससे। तो मैंने क्या किया, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर इसके अंदर सर्किट में ले जाके पकड़ा दिया इसे। अब कितनी कोशिश कर लो, वायर के ऊपर कितनी टेप लगा लो, अंदर तो वायर खुले होंगे सर्किट्स में। टाइम के साथ किसी भी रीजन की वजह से वायर हिलने से खींचने से हो सकता है वायर टच हो जाए मेटल के, ठीक है। जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक रॉड, इमर्शन रॉड से पानी गर्म किया हो, उसमें हाथ देके देख लो, स्टार्टिंग में करंट लग सकता है, लगेगा। तो यहाँ पे अगर इनमें से कोई वायर गलती से लीक हो गया, टच हो गया मेटल के, तो मेटल में करंट आएगा, और आपने उस करंट के हाथ लगा दिया तो वो शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो हम क्या ऐसा करें कि जस्ट इन केस हमारा गलती से हाथ लग जाए तो करंट तो लगेगा लेकिन कम लगे, तो वहां आता है ग्राउंडिंग वायर। तो हम क्या करते हैं, एक तीसरा वायर लिया, तीसरे वायर को इस वाली पिन में लगा दिया। ये जो टॉप पिन होती है दिस इज ग्राउंडिंग पिन और अर्थिंग पिन। तो वो जो तीसरा वायर होता है वो इसमें आता है। जैसे कूलर्स हो गए, कूलर्स करंट मारते ही मारते हैं, ठीक है। चाहे प्लास्टिक का बना हुआ कूलर हो, उसके अंदर मोटर है, उसका सारा काम पानी से है। थोड़ा सा पुराना कूलर होते ही करंट मार देता है, नॉर्मल चीजें हैं ये, ठीक। तो ये ऐसे गया। अब आई होप आपने कभी ये स्विचेस खोल के देखे हो, तो खोल के देखेंगे तो इनमें पीछे ये ऐसे कुछ लगे हुए होंगे, ठीक है। अब प्रॉपरली तो इंडिया में मैंने मैक्सिमम देखा है ये पीछे खोल के खाली मिलता है, ठीक है, नहीं लगवाते लोग, चार्ज एक्स्ट्रा लगाते हैं इलेक्ट्रिशियन, लेकिन ये लगवाना जरूरी होता है। तो हमने क्या किया, इसके पीछे ये वाला जो है इससे एक वायर लिया, उस वायर को, ठीक है, ग्राउंड में अंदर ले गए और एक बड़ी सी कॉपर प्लेट से टच कर दिया। कॉपर सस्ता है, ठीक है, आई थिंक जंग भी नहीं लगती शायद, बाकी तुम्हें ज्यादा बेटर पता होगा। एक बड़ी सी मेटलिक प्लेट से कनेक्ट कर दो इसे ग्राउंड के अंदर। अब मान लो यहां चार्ज लीक हो गया, तो वो जो करंट लीक हो रहा है तुमने उसे कहां पहुंचा दिया, अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर कंडक्शन है, तो वो जो करंट लीक हुआ है वो मैक्सिमम अर्थ के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तुमने अगर टच कर दिया तो तुम्हें थोड़ा सा कम करंट लगेगा, ठीक है, ये वाली बात है। सो दिस थर्ड पिन इज फॉर सेफ्टी रीजंस, ये हम ऐसे अर्थिंग करते हैं, ठीक है। बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये अर्थिंग होती है। ओके हाँ तो बच्चों, अब देखिए आपको पता होगा, लेट जैसे आप सावन में नाच रहे हो और बिजली आराम जोर से चमकी और आप वापस अंदर चले गए, बिजली गिरने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। बिजली क्यों गिरती है, एनीवन, लाइटनिंग क्यों होती है, ठीक, एयर आयनाइजेशन, एग्जैक्टली नहीं। देखो ये हमारे पास ग्राउंड है और ये हमारे पास बादल है, बादल लगातार मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे से टकराए जा रहे हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो रहे हैं। ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड अलग होती है। तो बादलों में चार्ज आ गया, लाइक जैसे आसमान में पॉजिटिव चार्ज आ गया, बारिश के टाइम पे जमीन थोड़ी बहुत कंडक्टिंग होती ही है चाहे कितनी ड्राई हो, तो ग्राउंड कंडक्टिंग हो गया। तो ये क्या करेगा बादल, इससे जो भी पास में चीज मिलेगी उस पर इंडक्शन करवाएगा,
अब लेट जैसे आसपास खेतों में सबसे ऊंची चीज है पेड़, तो थोड़ा बहुत इंडक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अमाउंट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। चार्ज की जितनी अमाउंट बढ़ेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर आइडियल कंडीशन है, इससे ज्यादा हो गई एकदम से एयर आयनाइज हो जाएगी, तो बिजली को जो भी रास्ता मिलेगा उसके थ्रू वो एकदम गिर जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं पेड़ के नीचे मत खड़े हो, क्योंकि पेड़ की हाइट ज्यादा है। अब जून जुलाई आने वाला है, मानसून शुरू होगा, तो तुम यूपी बिहार की बहुत सारी न्यूज सुनोगे कि किसानों के ऊपर बिजली गिर गई। अपने हरियाणा में नहीं गिरती, 3-4 साल में एक केस सुना था मैंने कि चंडीगढ़ में एक लड़की के ऊपर गिर गई, लेक के आसपास घूम रही थी। या आप ऐसे केस सुन सकते हो, एक केस था कि एक लड़का ऊपर पेड़ पे चढ़ के मोबाइल की रेंज ढूंढ रहा था और उसके ऊपर बिजली गिर गई, ठीक है। सो बिजली हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे गिरती है। खेतों में आजकल पेड़ नहीं रह रहे, तो सबसे ऊंची चीज पर्सन ही हो जाता है, ऊपर से ह्यूमन बॉडी थोड़ी सी कंडक्टिंग भी है, तो ह्यूमंस पे लाइटनिंग गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें डाउट है कि बिजली गिर सकती है, तो चांसेस थोड़े से कम है कि एग्जैक्टली तुम्हारे ऊपर गिरे। तो मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ पे बिजली गिर गई तुम्हारे आसपास, इम्पैक्ट पड़ेगा, जमीन कंडक्टिंग है। अब डिस्टेंस पे मैटर करता है, कितने दूर हो उससे। तो तुम उससे जितने ज्यादा दूर रहोगे उतना कम इफेक्ट पड़ेगा। मान लो तुम चले जा रहे हो, तो कौन सी सिचुएशन बेस्ट है, चलना या भागना? अगर तुम्हारे आसपास बिजली गिरी है तो भागना। अब तुमने वो क्वेश्चन सुना होगा कि एक पक्षी उस पे बैठा है तारों पे, ठीक है, खंभों वाले इलेक्ट्रिसिटी पे, उसको करंट ही नहीं लग रहा, तुम बैठ के देख लो, ठीक। तो यहाँ पे आई होप आपने V = IR सुना हो, दिस इज डेल्टा V। करंट पोटेंशियल से फ्लो नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करता है। जैसे तुम्हारे पास ये एक बैटरी है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो तुमने इस टर्मिनल को टच कर लिया या इसको टच कर लिया वन एट ए टाइम, तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। छोटी मोटी मोबाइल की बैटरी है, काम चलाओ सी, ठीक है, इमरजेंसी लाइट वगैरह की बैटरी है, उसे अगर तुम टच कर रहे हो तो क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन हद से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो क्या होगा, तुम्हें करंट लग सकता है। सो करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए, मान लीजिए हमारे पास ये बड़े बड़े खंभे, ठीक है, ये खंभे हो गए, इन पे तार जा रही है, एक बर्ड जो है यहां बैठ गया, ठीक, एक बर्ड यहां बैठ गया। तो बर्ड जब यहां बैठा तो इसके दोनों पांव एक ही वायर पे हैं, लाइव और न्यूट्रल पे नहीं है, ठीक, तो इसे करंट नहीं लगेगा। ये अलग बात है, अगर तुम्हारे पास एक स्विच है, स्विच में 2 वायर हैं, तुमने दोनों में से एक भी पकड़ लिया तो तुम्हें करंट लग जाता है। रीजन क्या है, ग्राउंड से टच, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, अगर हमने इस वायर को पकड़ लिया तो करंट को हमारी बॉडी के थ्रू ऐसे अर्थ में जाने का रास्ता मिल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम लाइट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो कोशिश करना, एक तो नंगे पाँव नहीं, नंगे पाँव मैंने मोबाइल का चार्जर गलती से आगे से पकड़ लिया था, करंट लगा था मुझे, ठीक है, वो किस्मत वाली भी बात है। तो मैंने देखा है, मैं जा रहता हूँ, ये मैकेनिकल इंजीनियर है वहाँ पे, वो हॉनर का लड़का, ठीक है, बड़ा ही है मेरे से। तो जब भी वो लाइटनिंग के काम करता है खुद ही काम करता है, और एक दिन उसका मेन करंट पे हाथ लग गया, मेन वायर पे, लेकिन उसे करंट नहीं लगा क्योंकि उसे आइडिया था। उसने पहले नीचे मैट बिछाई, मैट के ऊपर एक स्टूल उल्टा रखा प्लास्टिक वाला और उसके ऊपर खड़ा हुआ, ठीक, ताकि ग्राउंड से कम हो, और उसका गलती से हाथ टच हो गया तो उसे कुछ फील नहीं हुआ, किस्मत अच्छी थी, बच गया। इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी जो चप्पल है, जब भी आपको करंट लगा होगा आपने स्लीपर्स पहन रखी होंगी, मेरे साथ तो मैक्सिमम हुआ है, हमारे पसीने वगैरह आते रहते हैं, और हमारी जो स्लीपर्स हैं ये प्योर नहीं होती, इनके ऊपर थोड़ा बहुत पसीने से, कंडक्शन से वायर आ जाते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है, इसलिए करंट लगता है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, जितना हो सके उतना इंसुलेशन रखना। लेकिन सारी चीजें क्या हैं, आइडियल केस है,
प्रैक्टिकल केस में आपको करंट लगेगा ही लगेगा, तो हम उसे बस मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बर्ड के दोनों लेग एक ही वायर पे हैं, तो इसे डेल्टा वी नहीं मिला, वी मिला। लेट जस्ट से बर्ड अपनी दोनों टांगे एक ही वायर पे दूर दूर रख ले, अब इसे करंट लग सकता है। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वायर में इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। तो जस्ट इन केस मैंने देखा है कई छपरी बच्चे ऐसे चलते फिरते छोटे मोटे वायर्स पे ऐसे हाथ मार देते हैं, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो अगर, ठीक है, स्कोर वगैरह कम आ रहे एग्जाम में। अब यहां पे देखो, सबसे पहली चीज तो जस्ट इन केस अगर तुम्हें करंट वाले वायर को टच करना पड़ जाए, कैसे टच करते हैं? उल्टा हाथ। क्यों? एग्जैक्टली हमारी बॉडी एकदम से श्रिंक होना चाहती है करंट लगते ही, तो आपने किसी भी चीज से टच कर लिया वो एकदम बंद होगा, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आपके दिमाग को पता होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहली बात तो टेस्टर वगैरह से प्रॉपरली चेक करो। जस्ट इन केस चेक करना पड़ जाए तो एक ही उंगली से चेक करो, वो भी उल्टा ऐसे थोड़ा सा, ठीक। तो जब भी मैं करंट चेक करना चाहता हूँ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ही चेक करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अगर करंट छोटा मोटा है तो कोई बात नहीं, अगर बहुत ज्यादा है तो एकदम तुम्हें पेज की तरह बर्न कर देगा। यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी मैंने, एक आदमी ट्रेन के ऊपर चल रहा था, चलते चलते वायर के हाथ लगा दिया, पटाखे की तरह फट गया। जब भी करंट लगता है इंसान की डेथ किस लिए होती है? ड्यू टू हार्ट बीट, ठीक है। सफोकेशन से डेथ होती है करंट की वजह से, पर्सन का हार्ट काम करना बंद कर देता है, लबडब नहीं करता, ठीक है। सफोकेशन से मरता है वो। बहुत ज्यादा करंट है तो हीट से, बर्न से मरता है। सो अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। छोटा मोटा काम है इलेक्ट्रिशियन से ही करवा लो, या फिर प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लो। तो ये सारी यहाँ पे कुछ बातें हो गई जिनका तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। बारिश वगैरह में निकलो तो मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे कर लो, बहुत रेयर चांस है तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगी, लेकिन गिर गई तो तुम कैलकुलेट करने के लिए बचोगे नहीं। सो वापस आइए, बारिश के टाइम पे भागना क्यों सही है? तो जब आप चलते हो तो चलते टाइम आपके दो लेग्स ग्राउंड पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक रहा दूसरा रहा, और दोनों लेग्स के बीच में ग्राउंड है और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्किट पूरा हो गया और आपको करंट लगेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, आप रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग करते टाइम, ठीक है, हमारा एक ही लेग ग्राउंड पे रहता है, तो जस्ट इन केस यहाँ कहीं बिजली गिरी भी है तो आपकी बॉडी को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सीबीएसई के बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, कौन सा सिनेरियो बेस्ट रहता है? बिजली के टाइम पे गाड़ी में बैठना ज्यादा बेस्ट है, कार में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीजें देख लेना। अब जितनी ऊंची चीज होगी उतनी बिजली गिरने के चांस रहेंगे। तो आपने कभी मोबाइल टावर्स वगैरह देखे हो, ठीक है, इनके हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ ऐसा रखा हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम कभी किसी चर्च को ध्यान से देखना, चर्च के ऊपर भी, आई थिंक प्लस के ऊपर या पता नहीं कहाँ पे, एक हल्का सा वो त्रिशूल टाइप में होता है। मैंने कभी देखा नहीं लेकिन बुक्स में पढ़ा है कि चर्च वगैरह जब भी बनाई गई है इस सेंस में बनाई गई है कि बिजली गिरे तो सीधी ग्राउंड में चली जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है। लेट जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी हमने, जैसे स्मार्ट होम हो गए, एक 14 फ्लोर बना रखे हैं, सबसे ऊंची हाइट। तो इन ऊंची बिल्डिंग्स पे इंडक्शन की वजह से चार्ज गिरने का सबसे ज्यादा चांस है। तो आप क्या करो, इनके ऊपर पैने त्रिशूल लगा दो, पैने हैं, यहाँ चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, बिजली कहीं भी गिर रही हो ये चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। अब आपने इस त्रिशूल से एक वायर लिया, बहुत मोटा वायर, और उसे अर्थ के अंदर एक कॉपर प्लेट से कनेक्ट कर दिया, इससे भी आप बच जाओगे, ठीक है। सो ऑल दिस इज फॉर सेफ्टी। ये है हमारे पास अर्थिंग। सो अर्थिंग के रीजंस क्या है, पर्पस क्या है, अर्थिंग क्यों की जाती है? पहला सेफ्टी रीजन और दूसरा रेफरेंस रीजन। अर्थिंग हम सिर्फ दो रीजंस की वजह से करेंगे, एक सेफ्टी के लिए, दूसरा रेफरेंस के लिए। रेफरेंस का मतलब है कि हम अर्थ के सरफेस का पोटेंशियल
जीरो मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक, अब आइए एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और मैंने क्या किया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी है 15 वोल्ट की। एनीवन, यहां पोटेंशियल कितना है? यहां कितना है? नहीं बता सकते। मैं बस इतना कह सकता हूं, अगर यहाँ x पोटेंशियल है तो यहाँ 15 प्लस x पोटेंशियल होगा। ठीक, तो बैटरी का काम पोटेंशियल देना नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस देना है। तो यहाँ जितना भी पोटेंशियल होगा यहाँ उससे 15 ज्यादा होगा, ये मतलब हुआ। ऐसे तो लफड़े हो जाएंगे। तो हम आगे सर्किट्स में क्या करेंगे, कई सर्किट्स में आगे तुम्हें एक ऐसा सिंबल मिल जाएगा, जहां भी मैंने ये सिंबल लगा दिया वहां का पोटेंशियल अपने आप जीरो हो गया। ओके, और प्लीज याद रखिएगा, अगर आपने अर्थिंग कर दी तो आपने किसी एक जगह पे पोटेंशियल जीरो मान लिया, जबकि हम पोटेंशियल जीरो कहां मानते थे? तो आपने रेफरेंस चेंज कर दी। एक जगह अगर अल्फा से डेटा चेंज कर दिया तो हर जगह अल्फा से डेटा चेंज होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कभी जीरो हो ही नहीं सकता, हो सकता है ऐसी कैलकुलेशन हुई है, लेकिन अगर आप रेफरेंस चेंज कर रहे हो तो वो रेफरेंस भी चेंज हो जाएगी। सो अर्थिंग का मेन अपने सिलेबस में लफड़ा है रेफरेंस पर्पस। आगे जब हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर इनको सॉल्व करेंगे तो कई जगह मैं अपने आप अर्थिंग मान लूंगा। एक क्वेश्चन में एक ही जगह अर्थिंग कर सकते हो अगर नहीं दे रखी तो, मल्टीपल अर्थिंग अलाउड नहीं है। बाकी ये चीजें एक्सपीरियंस से देख लेंगे। तो प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो ये थी अर्थिंग। अब आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले चाहे तो पीछे से हेल्प ले सकते हैं, पिछले पेजेस वगैरह से, या जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, दोनों मेटलिक हैं। जब तक ना बोला जाए मेटल ही मान के चलो, कंडक्शन वगैरह चाहिए। इस पे चार्ज क्यू इनर, इस पे चार्ज क्यू आउटर। ठीक, इसका रेडियस R1 या A, इसका रेडियस R2 या B। जरा मेरी हेल्प करवाओ, बताओ पोटेंशियल ऑफ इनर कितना आएगा? के क्यू बाय रेडियस, तो के क्यू इनर बाय ए प्लस के क्यू आउटर बाय बी। पोटेंशियल ऑफ आउटर बताइए। के क्यू इनर बाय बी प्लस के क्यू आउटर बाय बी। तो आई होप आपको आइडिया हो कि ऐसे पोटेंशियल्स वगैरह चेंज होते हैं। ठीक है, ऐसे पोटेंशियल्स वगैरह की वैल्यू होती है। फिर मैंने डेल्टा वी भी लिखवाया था, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आया था? शाबाश। ठीक है, तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। लेट्स जस्ट से अब यहां पे अर्थिंग अप्लाई करते हैं। ठीक, बालक क्योंकि अंदर वाले का बड़ा होगा अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो। कुछ केसेस में बाहर वाले का बड़ा हो सकता है, लेकिन हम जब भी वी लेते हैं हम हायर माइनस लोअर लेते हैं, तो अंदर वाले का ज्यादा है इसलिए ऐसे किया। अदरवाइज आउटर माइनस इनर भी कर सकते हो। वैसे तो डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन मैं यहाँ फाइनल इनिशियल किसको बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता किसी को भी। ठीक है, सो आइए वापस, डेल्टा मीन्स चेंज। अब मैंने क्या किया, सोच समझ के आंसर देना। मैंने यहां एक चार्ज रख दिया, ये मेटल है, क्या होगा? इस साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब मैंने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, अब बताइए क्या होगा? ओके, मेटल न्यूट्रल रहेगा, ये कह रहे हो? तो देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास चार्ज था, इस चार्ज ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट या रिपेल किया डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। लेट जस्ट से अट्रैक्ट किया तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, यहाँ डेफिशिएंसी हो गई इसलिए चार्ज आया। अब मैंने अर्थ कर दिया, अर्थ इज अ रिजर्वॉयर,
एनीवन रिजर्वॉयर बोले तो? स्टोरेज, इनफाइनाइट स्टोरेज या इनफाइनाइट सप्लाई। जैसे ओशंस में से तुमने 3 बकेट निकाल ली, तो ओशन के वाटर की वॉल्यूम कितनी चेंज हुई? 0, कोई चेंज नहीं हुआ। हॉट रिजर्वॉयर, कोल्ड रिजर्वॉयर सुने होंगे। एक हॉट रिजर्वॉयर से हीट लिए जा रहे हो, उसके टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अर्थ के ऊपर तुम कितना ही करंट, कितना ही चार्ज डाल दो, या अर्थ से कितना ही चार्ज ले लो, अर्थ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब है रिजर्वॉयर का। सो अर्थ इज अ रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज। जितना चार्ज चाहिए, जितना चार्ज देना है, सब कुछ ले लेगी अर्थ। अब मैंने अर्थिंग कर दी, तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, तो अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगी। ये चार्ज है, यहां क्या आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव इंडक्शन की वजह से आ रहा है, ये नहीं जा सकता। ये वाला पॉजिटिव जो यहाँ पे था, ये डेफिशिएंसी की वजह से आया था, वो अर्थ ने पूरी कर दी। अब इस स्फीयर पे चार्ज कितना है? नेगेटिव। स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? 0। कोई कहना चाहे पोटेंशियल 0 है तो चार्ज भी 0 होना चाहिए? नहीं, हम रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। किसी बॉडी पे अगर 10 कूलम्ब चार्ज है और मैंने उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट ले रखा है, तो मैं रेफरेंस चेंज कर सकता हूं। मैं अब इसका पोटेंशियल 0 मान सकता हूं। सो बेशक किसी बॉडी का पोटेंशियल 0 हो, इट कैन स्टिल हैव चार्ज। ठीक, रेफरेंस बदल सकते हो आप, ऐसे चार्ज वगैरह ला सकते हो। ये बात आई समझ? तो अर्थ कितना ही चार्ज सप्लाई कर सकती है, कितना ही चार्ज ले सकती है। अब बताइए, नोट कर लिया? वापस आइए, देखिए इसमें यहां पे हमारे पास क्या है, ये 2 स्फीयर हो गए। मैंने ग्राउंडिंग कर दी आउटर की, आउटर ग्राउंडेड। हाँ भाई, बाहर वाले की ग्राउंडिंग कर दो। किसका चार्ज चेंज होगा अगर होगा तो? इनर, आउटर? इनर किसी से कनेक्टेड है? बिना कनेक्शन के कैसे चार्ज चेंज कर सकते हैं? आउटर अर्थ से कनेक्टेड है, आउटर का चार्ज चेंज हो सकता है, इनर का नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास यहां क्या हुआ, देखिए ध्यान से। ये 2 स्फीयर हैं, मैंने इसको चार्ज क्यू दे रखा है, या क्यू इनर, और इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ इसका, सॉरी नहीं बच्चे, बाहर वाले पे पहले चार्ज था, अब मैंने अर्थ से इसे कनेक्ट कर दिया। तो अर्थ चार्ज ले भी सकती है, चार्ज दे भी सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्या सिनेरियो होगा, कोई बता सकता है? चलिए ठीक है, हेल्प करवाइए, बताइए। ये एक मेटल है, सबको पता है, गॉसेस लॉ। मेटल के अंदर कितना चार्ज होना चाहिए? 0। मेटल के अंदर टोटल चार्ज, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। क्या होगा? इंडक्शन। तो यहां कितना चार्ज है? क्यू इनर, तो यहां कितना आएगा? माइनस क्यू इनर। और यहां मुझे चार्ज पता नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता बाहर वाले पे कितना चार्ज आएगा। सबको समझ में आया? अर्थ करने के बाद चार्ज चेंज हो सकता है। आ जाओ, हेल्प करवाओ। हाँ भाई, आपके पास ये डायग्राम है, कितने चार्ज दिख रहे हैं? 3। तो 3 स्फीयर मानो। बताइए बाहर वाले का पोटेंशियल कितना होगा? नहीं, पहले इस पे, बाद में 0 रखेंगे। तो इस वाले से कितना होगा? के क्यू इनर बाय बी। इस वाले से कितना होगा? के क्यू बाय बी। 3 स्फीयर मान लो ना आपके पास, 1 2 3, 3 स्फीयर। फिर तीसरे वाले से कितना होगा? के क्यू बाय बी। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप इतना लिखना आ गया हो। के क्यू बाय रेडियस फॉर्मूला होता है, या के क्यू बाय डिस्टेंस। और मैंने आउटर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसकी ग्राउंडिंग कर दी, अर्थिंग कर दी, तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए आउटर का? ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होती दिख रही है, तो के क्यू बाय बी 0 हो गया, तो क्यू 0। आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज ही नहीं आएगा।
नोट किया? आइए, हाँ बच्चों वापस आओ, देखो ओके तो फ्यूचर में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए और आएगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का, मेरे पास ये फिगर है, बताइए किस पे कितना चार्ज होगा? इस पे क्यों, इस साइड माइनस क्यों, इस साइड जीरो, कोई प्रॉब्लम? अब पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर बताइए, ए बी, बताइए अंदर वाले का पोटेंशियल के क्यू बाय ए प्लस, कोई प्रॉब्लम किसी को? बाहर वाले का पोटेंशियल क्या आएगा? अर्थिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, मैं डिराइव करने का मौका नहीं दूंगा, ठीक? ये अलग बात है कि आप जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी, एंड दिस थिंग विल अगेन रिपीट इन कैपेसिटर्स, ये चीज कैपेसिटर में दोबारा से रिपीट होगी। ओके आइए, हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे सकते हैं। एक स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यू या क्यू इनर, एक स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यू आउटर, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई होप आपने ये निकाला हो, बस यहाँ के क्यू इनर लिखा था। क्या दोनों डायग्राम सेम है? नहीं, तो आंसर सेम क्यों आ रहा है डेल्टा वी का? शाबाश, मैंने इस केस में पोटेंशियल जीरो कहां माना है? ओए इसमें पोटेंशियल जीरो कहां है? तो मैंने क्या किया, मैंने रेफरेंस बदल दी, ठीक? जब मैं इंफिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो लेता था, उसकी जगह मैंने आउटर पे ले लिया। तो रेफरेंस चेंज करने से पोटेंशियल चेंज होते हैं, लेकिन डेल्टा पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक? डिफरेंस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो आप जीरो कहीं भी मान लो, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन डिफरेंस उतना ही आएगा। तो आई होप आपको वो पॉइंट समझ में आया हो, ठीक? डेल्टा यू एंड डेल्टा वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस, कहीं भी जीरो मान लो घंटा फर्क पड़ता है। इसीलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस का फॉर्मूला माइनस यू होता है, डेल्टा यू होता है, क्योंकि आप कहीं भी जीरो मान लो डेल्टा पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? करें ओके स्टार्ट करते हैं, वापस आइए। इनर ग्राउंडेड, हाँ बच्चों एक बार डायग्राम मत बनाइएगा। बाहर वाले स्फीयर पे मैंने क्यू चार्ज दे दिया इस बार, ठीक? या क्या हुआ आउटर, और मैंने अंदर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया। प्लीज देखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं दोनों में से कौन सा डायग्राम बनाऊं। मेटल को किसी भी साइड से कनेक्ट किया, पोटेंशियल जीरो आया, तो हर साइड से पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है? आइए वापस, अब मैंने इसकी अर्थिंग कर दी, किस पे चार्ज चेंज होगा? जो अर्थ से कनेक्टेड है वो एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक? बाहर वाले को कोई टच नहीं कर रहा,
तो इस पे इंडक्शन हो सकता है, लेकिन इंडक्शन टोटल चार्ज चेंज नहीं करता। तो अंदर वाला जो है इसका चार्ज मुझे निकाल के बता दीजिए, अगर आप ट्राई कर सकते हैं। अंदर वाले का चार्ज बता दो, मान जाऊंगा। हिंट है, आपके पास दो स्फेयर हैं, अंदर वाले का पोटेंशियल निकालो और उसे कितना पुट करो, 0। आपकी बात बन जाएगी। ट्राई करो, आपको पोटेंशियल्स निकालने आते हैं। यू हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन इनर। क्या आंसर आया क्यू का? माइनस। शाबाश, बाकी लोग शाबाश, सही है, सही मेहनत कर रहे हो। रफ पेज साइड रख लिया अगर डाउट है तो। हाँ भाई, आइए। अंदर वाले का पोटेंशियल, अर्थिंग को भूल जाओ। इस स्फीयर पे चार्ज क्यू है, पोटेंशियल बताइए। के क्यू बाय ए प्लस ये इसके अंदर है के क्यू बाय बी इज इक्वल टू 0। बालक, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं। आओ इंडक्शन देखो, ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये दोनों स्फीयर एक ही रेडियस के हैं। सॉरी, इस पे इंडक्शन क्यों होगा बच्चे? इंडक्शन अंदर से बाहर जाता है, बाहर से अंदर नहीं आता। इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे चलेंगे बाहर। अब आप एक चीज देखो, ये दो स्फीयर हैं, दोनों पे चार्ज सेम है, रेडियस सेम है, इनका के क्यू बाय आर कैंसल आउट हो जाएगा। तो शेल्स पे पोटेंशियल निकालते टाइम इंडक्शन ना दिखाएं तो भी आंसर आ जाते हैं। ठीक, बाकी थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, उसके बाद खतरनाक क्वेश्चन भी करवा दूंगा। इंडक्शन ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, क्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस ए बाय बी इंटू क्यू। ये आपको याद रखना है प्लीज। हाँ तो बच्चों, फॉर फ्यूचर रेफरेंस वापस आइए। मेरे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, मैंने बाहर वाले पे चार्ज क्यू दे दिया, अंदर वाले की ग्राउंडिंग कर दी। अंदर वाले पे कितना चार्ज आएगा? ठीक, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज बताइए, पोटेंशियल ऑफ आउटर कितना होगा प्लीज? के क्यू बाय बी प्लस के, प्लीज लिखिए। हाँ भाई, क्या यहां मैं वो बात बोल सकता हूँ, डेल्टा वी उतना ही आएगा जितना पिछले दो केसेस में आया था, या नहीं? नो कमेंट्स, बताइए। क्या इस केस में भी वही चीज है या नहीं? बालको, पिछले वाले में के क्यू 1/a-1/b, उसमें क्यू क्या था? इनर का चार्ज। मेरे पास यहां दो टर्म्स हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक, आउटर का चार्ज नहीं चाहिए हमें, इनर का चार्ज चाहिए। कैपिटल क्यू की वैल्यू बताओ। तो के क्यू बाय बी
प्लस के बाई बी, कैपिटल क्यू की वैल्यू बी, बी क्यू बाय ए माइनस का, कोई डाउट किसी का? बी से बी उड़ गया, क्या बचा? के क्यू 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए। तो प्रॉब्लम, अंदर वाले का चार्ज चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं। ये किसका पोटेंशियल हुआ? आउटर का। इनर का पोटेंशियल कितना है बताइए समझ। अब तो बच्चों हेल्प करवाओ, डेल्टा वी क्या फॉर्मूला ले रहे थे? इनर माइनस आउटर, अंदर में से बाहर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई कहना चाहे नहीं डिफरेंट आ रहा है जो कि तुम पहले कह रहे थे? फिजिक्स है ये, अगर कोई चीज लिखवाई है तो वो अप्लाइड है, और अगर उसमें डाउट होगा तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि मेरे को भी नहीं पता कैसे होगा। ठीक, सो ये हमारा आंसर होगा, याद रह जाएगा। ओके, एक काम करो, यहां स्मॉल क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो प्लीज। तो वापस आइए, इट्स ओके, आपके लिखने की नीड नहीं है, मैं लिख देता हूं। पोटेंशियल ऑफ आउटर इज इक्वल टू के क्यू, क्या बचा वहां पे, ए बाय बी स्क्वायर प्लस के क्यू बाय बी। एलसीएम लो, के क्यू कॉमन, बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, ये पोटेंशियल ऑफ आउटर आएगा। पोटेंशियल ऑफ इनर जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां देखो आउटर माइनस इनर करो पोटेंशियल डिफरेंस को, तो क्या होगा, के क्यू बी माइनस ए ओवर बी स्क्वायर। कौन सा सही है, ये वो? दोनों सही है अपनी जगह। ये वाला मैं बाद में कैपेसिटर्स में यूज करूंगा, मैंने बस लिखवा दिया, आगे मैं दोबारा डिराइव नहीं करवाऊंगा कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस निकालते टाइम। आंसर ऐसे आ सकते हैं, मैं मान रहा हूं आपको दिक्कत हो रही है, एकदम याद नहीं होगा, लेकिन यही चीज मुझे चाहिए, तो मैं मेथड समझ में आया, आगे आगे तुम्हें पॉइंट पता चल जाएंगे कैसे हो रहे हैं। ओके, करें? इनर का जीरो था, आउटर पॉजिटिव था, उसमें हम बाकियों में ऐसा करते आ रहे थे इसलिए। बालक अगर आपको डाउट हो रहा है तो लाओ मॉडुलस लगा देता हूँ, ठीक है? मेरे पास वैल्यूज नहीं है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। आओ, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डे ग्राफ जनरेटर, स्पेलिंग देख लेना, ग्राफ वो वाला ग्राफ नहीं है। एक बार मुझे डायग्राम पूरा करने दो, मैं हमेशा डायग्राम बाद में बनवाता हूँ, फिर बच्चे मुझे ब्लेम करते हैं कि उन्होंने स्पेस अच्छे से नहीं ली थी। अब बना लो डायग्राम।
This is a very schematic block type diagram of Venn diagram generator. तुम सब ने वेन डिग्राफ जनरेटर कहीं ना कहीं मूवीज में, टीवी में देखा होगा, बस तुम्हें आइडिया नहीं है। अगर तुमने मिस्टर बीन का एक एपिसोड देखा हो जिसमें वो कहीं जाते हैं और वहां पे एक लड़की किसी गोल स्फेयर पे हाथ रख देती है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं, और मिस्टर बीन हाथ रखते हैं तो उनके कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा शायद कागज वगैरह चिपकने लग जाए। वो जो गोल सा स्फेयर आपने देखा था, दैट वाज वेन डिग्राफ जनरेटर। ठीक, वेन डिग्राफ जनरेटर को डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते, आपको पहले स्पेशली इंसुलेटेड वुडन प्लैंक वगैरह पे खड़ा होना पड़ेगा, वरना एकदम से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाएगी और बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। डायग्राम बन गया? आइए, वेन डिग्राफ जनरेटर आई थिंक आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी। एड ब्लॉक किसने हटा दिया? हाँ तो बच्चों, सॉरी, ओके, हाँ तो बच्चों, सबसे पहले ये आपके पास एक मेटल है, इस मेटल को हम अंदर से चार्ज देंगे और चार्ज हमेशा सरफेस पे जाता है। तो जैसे ही ह्यूमन बॉडी इसे टच करेगी, ह्यूमन बॉडी में चार्ज हर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, तो आपको चार्ज वगैरह फील होने लग जाएगा। बाल थोड़े बहुत कंडक्टिंग हो सकते हैं, तो चार्ज बालों में जाएगा, बाल एक दूसरे से रिपेल होंगे, और आई होप आपको क्लास के भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट याद हो कि एकदम से बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ठीक है, सो दिस इज ऑल ड्यू टू चार्जेस। अब ठीक है, वेन डिग्राफ जनरेटर हमारे पास है नहीं और हमें उसकी वर्किंग देखनी है, वो कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक चार्ज सप्लायर है। ठीक, इसका काम है चार्ज सप्लाई करना, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क आप छोटा मोटा चार्ज या बड़ा चार्ज दे सकते हो। मैंने एक वायर को चार्ज दे दिया, आगे सप्लाई कर रहा हूं, सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट होगा? एजेस पे, कोरोना डिस्चार्ज याद है? तो मैं इसे जो भी चार्ज दूंगा वो सारा चार्ज कॉर्नर्स पे आएगा। ये मेटल का कॉम्ब है, इसके किनारे बहुत पैने हैं, सारा चार्ज यहाँ आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे? नियरली इन्फिनाइट। और ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट मैं कहाँ कर रहा हूँ? वैक्यूम में, एयर नहीं है। अगर वेन डिग्राफ जनरेटर अच्छे वाला है और उसके आसपास एयर प्रेजेंट है, ये स्किन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, तो इसके आसपास नहीं जा सकते हम अगर ये खतरनाक वाला है तो। अब ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है और इसके सामने क्या है? कन्वेयर बेल्ट। अगर तुमने चक्की चलती हुई देखी हो तो एक बेल्ट होती है जो मोटर के और चक्की के कनेक्टेड होती है। ये सेम बेल्ट है, ये इंसुलेटर है। क्या इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? हाँ, एयर से खींच सकता है, तो इंसुलेटर किस खेत की मूली है? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन पुल करने स्टार्ट कर देगा, ये कॉम्ब इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाँ भाई, बेल्ट के इलेक्ट्रॉन चले गए, कैसा चार्ज आएगा बेल्ट? और ये बेल्ट घूम रही है, ये कन्वेयर बेल्ट, ये जो मोटर शाफ्ट राफ्ट वगैरह जो भी हैं, ये घूमे जा रहे हैं। तो इस बेल्ट पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, वो पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा?
तो ये पॉजिटिव ऊपर जाने लग जाएगा। किसको प्रॉब्लम है प्लीज बता दो, कोई लास्ट में बोले कि स्टार्टिंग से समझ नहीं आ रहा। यहां चार्ज है पॉजिटिव, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कॉज पॉजिटिव चार्ज। अगेन वेन डी ग्राफ जनरेटर सिलेबस में नहीं है, मैं वेन डी ग्राफ जनरेटर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है बिना नाम लिए, ठीक है। और सिलेबस में क्या है क्या नहीं है ये पिछला पेपर देखने के बाद मुझे भी नहीं पता, तो तुम्हें करना पड़ेगा, इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। हाँ भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक चला गया, अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इंडक्शन करवाएगा, ठीक। तो मेटल के ऊपर इंडक्शन होगा, मेटल पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कोरोना डिस्चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज बेल्ट पे चला जाएगा क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक। बेल्ट पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव आ गया, बेल्ट कैसी हो गई, न्यूट्रल। फिर से ओके, फिर ये बेल्ट नीचे गई, वापस इस पे पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव इसने ले लिया, फिर न्यूट्रल हो गई। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ रहा हो। हाँ बच्चों क्या बोलिए, बालक इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकराए, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ भाई इस कॉम्ब पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव है लेकिन ये नेगेटिव लूज करता रहेगा, तो कैसा चार्ज आएगा इस पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मैंने मेटल से कनेक्ट कर रखा है, सरफेस पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सरफेस पे चार्ज भेजेंगे बस। सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। लिख लिया, करें ओके। हाँ तो बच्चों किसी ने बेसिक सा क्वेश्चन नहीं पूछा, एनीवन, आपको खाना खाना है, आप खाना ऐसे नहीं खा रहे, आप खाना ऐसे घुमा फिरा के फिर मुंह में डाल रहे हो, एग्जैक्टली। मेरे पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज सप्लायर है, मैं पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहा हूं, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, और वो यहां जा रहा है। मैं डायरेक्टली इसको इससे क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा, हाई वोल्टेज से क्या फर्क पड़ेगा, मैं इसे कनेक्ट कर दूं ये चार्ज होने लग जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्रिएटेड है, अर्थिंग वगैरह करके वो कर लेंगे। और सॉरी बच्चे मुझे एकदम से बहुत ज्यादा चाहिए, तो चार्ज वैसे भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है यहाँ पे करंट, और रीजन है रिपल्शन। आओ देखो ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, न्यूट्रल है, मैं इंफिनिटी पे गया, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पॉजिटिव को कोई अपोज नहीं करेगा। फिर मैं इंफिनिटी पे गया, वापस आया, मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, जब मैं पॉजिटिव लेके आ रहा हूँ ये दोनों पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं। फिर मैं इंफिनिटी पे गया, एक और पॉजिटिव लेके आया, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं इसे चार्ज करने लग गया, रिपल्शन बढ़ने लग गया। थोड़ी देर बाद तुम खुद फील करोगे कि अगर मैं इसे चार्ज दे रहा हूं तो बहुत मुश्किल से वो चार्ज आ रहा है, तो आप फाइनली एक सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाओगे। नींद आ रही है तेरे को, मेरी क्लास में नींद लेने आता है, खड़ा हो। हाँ भाई, तो यहां पे आप देख सकते हो अगर मैं कोई चार्ज मेटल को बाहर से दे रहा हूं तो थोड़ी देर बाद वो रिपल्शन की वजह से एक लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं होने देगा, लेकिन अगर मैं किसी मेटल को अंदर से चार्ज दे रहा हूं, कितना ही चार्ज दे दूं, उस चार्ज को अपने आप बाहर जाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं उसके पास। बालक अंदर से रिपल्शन कैसे होगा, चार्ज अगर अंदर से मैंने मेटल पे रख दिया तो रूल ये कहता है उस चार्ज को बाहर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए वेन डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस ठीक, वेन डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस क्या काम आता है, बाल खड़े करने के,
is a device to accelerate charged particles, is a device to accelerate charged particles to a very high speed, to a very high speed. अगर मैं तुमसे कह दूं कि हाँ भाई ये एक न्यूक्लियस है, इस पे एक चार्ज थ्रो करो, कैसे थ्रो करोगे? कंचे खेल के, गुलेर से। तो तुम्हें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिससे तुम चार्ज को स्पीड पकड़ा दो। तो ये जो डिवाइस है इससे हम क्या करते हैं, एक चार्ज को स्पीड पिक करवाते हैं। अभी तक मैंने ये समझाया नहीं है कैसे स्पीड पिक करवाएंगे, ठीक? अभी तक हमने बस इसके वो बेसिक से म्यूजियम वाले कंसेप्ट देखे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप किसी भी डिवाइस के बारे में बता रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा वो डिवाइस कौन सी चीज पे काम करता है। जैसे एरोप्लेन उड़ती हैं हवा में, कौन से प्रिंसिपल की वजह से? किस मेन? बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन से बेसिक फैक्ट पे ये उड़ रहे हैं? तो वेन डी ग्राफ जनरेटर के दो प्रिंसिपल हैं। पहला लिखिए, बताइए क्या प्रिंसिपल है? एक कोरोना डिस्चार्ज, पहला प्रिंसिपल कोरोना डिस्चार्ज। चार्ज कॉर्नर से लीक होता है, आई होप आपने देखा हो कॉम्ब में। फर्स्ट प्रिंसिपल कोरोना डिस्चार्ज। सेकंड प्रिंसिपल इंडक्शन प्रिंसिपल नहीं है बच्चे एग्जैक्टली, चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस। शाबाश। सेकंड है चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, चार्ज अपने आप बाहर जाएगा। चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। लिखा? जरूरी नहीं है वेन डी ग्राफ जनरेटर को हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज देंगे, नेगेटिव भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज। अब एक चीज देखो, वैसे तो ये मुझे पहले समझा देनी चाहिए थी लेकिन वापस आई है। आपके पास यहाँ 10 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ 4 वोल्ट पोटेंशियल है। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां इसकी एनर्जी क्यू वी होगी, यहां इसकी एनर्जी क्यू वी होगी। आई होप आप एग्री कर रहे हो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। कोई प्रॉब्लम किसी? अब अगर मैं इसे यहां छोड़ दूं तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मेरे पास ज्यादा डेटा ना होने की वजह से मैं राइट साइड मान लेता हूं, हो सकता है किसी एंगल पे भी हो लेकिन नहीं होगी। यहाँ पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इस पूरी लाइन पे कह दिया तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये रूल्स आगे लिखवा दूं। पॉजिटिव चार्ज फोर्स कहां लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगते हैं, तो ये चार्ज आगे मूव करेगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज? अगर चार्ज अपने आप मूव कर रहे हैं तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही करवाएंगे स्टेबिलिटी के लिए। कहां जा रही है पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में। कोई प्रॉब्लम? तो मैं कह सकता हूं अगर चार्ज अपने आप मूव कर रहा है तो वो स्पीड पिक करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिक्रीज होगी। हाँ भाई, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, रेस्ट पे था। यहां काइनेटिक कितनी है? निकालनी। क्या यहां कोई एनर्जी का लॉस है? क्या यहां एक्सटर्नल एजेंट है इनके अलावा और कोई? तो क्या कर सकता हूं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कर सकता हूं। तो बच्चों K प्लस यू इनिशियली और फाइनली लगा दो, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज का तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, क्यू डेल्टा वी मॉडुलस। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्यू डेल्टा वी भी यूज कर सकते हो अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी। ठीक है, कोई डिसएग्री कर रहा हो? ये कॉमन सेंस है, मुझे समझाना नहीं चाहिए था। काइनेटिक पोटेंशियल से आ रही है, लेकिन हम क्यू डेल्टा भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में बताना, बोहर ऑर्बिट -13.6 Z² यूनिट बताना।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करवाऊं तो उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ये डेफिनेशन में लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से आ सकती है। आई होप आपको इस एग्जांपल में क्लियर है ये बात। ओके करें। अब Van de Graaff generator is used to accelerate charged particles. आपके पास ये शेल है वैन डी ग्राफ जनरेटर, इस पे पोटेंशियल V है। हाँ भाई, मैंने यहां एक चार्ज रख दिया। द चार्ज विल बी कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? शाबाश। प्रोजेक्ट इज थ्रो करना, प्रोजेक्टाइल जिसको थ्रो किया गया है। तो हमने क्या कहा, वैन डी ग्राफ जनरेटर से चार्जेस को हाई स्पीड दे सकते हैं। तो आपने यहां पे एक टनल बना दी, टनल सुरंग, या एक पाइपलाइन बिछा दी जिससे चार्ज मूव कर सके। चार्ज के पास यहां कौन सी एनर्जी है? क्यू वी। चार्ज जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा लार्ज डिस्टेंस पे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी? बनाइए एक बार। तो हम स्फेयर के अंदर एक टनल वगैरह खोद के नहीं सॉरी लगा के, ठीक है, ऐसे उसे मूव करवा सकते हैं। टनल इंसुलेटर है बच्चे, कोशिश की जाएगी चार्ज ना हो टनल पे। टनल जस्ट एक रास्ता है जिससे चार्ज निकल जाए। आइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। वो थके लो यहाँ पे, क्यू क्यू वी, डेल्टा वी हमारा वी ही है। वी किसका? स्फीयर का या शेल का? तो क्यू के क्यू बाय आर। एग्री कर रहे हो? अब बताओ, मुझे एक चार्ज को ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी है। मैं चार्ज चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसी को देनी है। मैं रेडियस चेंज नहीं कर सकता जो मैंने स्फीयर ले लिया। क्या चेंज कर सकता हूं? तो शेल को मैं जितना ज्यादा चार्ज दूंगा वैन डी ग्राफ जनरेटर में, उस ग्लोब को, वो वट एवर द स्फीयर इज, उसे जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो दिस इज ओवरऑल वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर बैंड है काइंड ऑफ, क्योंकि इसके हेल्थ हजार्ड होते हैं, स्किन बर्न हो जाते हैं अगर चार्ज वगैरह बहुत ज्यादा है। नॉर्मल वो वाले चल जाते हैं, वो स्पेशली उनमें वैल्यूज कम रखी जाती हैं। ठीक है, ओके।